एटॉमिक में कोई डाउट पूछना है कि चले आएंगे? बताओ जरा, पूछना है तो। एक्सरसाइज 2 का 33 और हाँ, और कौन सा? 4a का 27 और 4b का 8 और 10, 4a का 22, एक्सरसाइज 2 का 22 और बोलो 4b का 9th। और कोई डाउट है? और बोलो। चलो लाओ एक मॉड्यूल दो मेरे को। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 22। An electron is in excited state in a hydrogen like atom. It has a total energy of, if the kinetic energy, ठीक है, देखो इधर, हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस का टोटल एनर्जी होता है ना? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, अगर माइनस का टोटल एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 3.4। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी आ गया ये, ठीक है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज E एंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा, देन, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी अगर इतना है तो एक तो फॉर्मूला होता है कि लैम्डा बराबर अंडर रूट में, या फिर लैम्डा बराबर H अपॉन में अंडर रूट में 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 150 अपॉन v। तो इसके अंदर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दो। अगर आप इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम बराबर कितना आ जाएगा? 150 अपॉन 3.4। समझ गए? ये क्वेश्चन पहले भी कराया था मैंने ऐसा, है ना? तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 150 डिवाइड बाय 3.4 करेंगे अगर हम, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये 1500, 2 से करेंगे तो 750 डिवाइड बाय 17, तो 750 अगर हम जाते हैं 68, 40 से ज्यादा आएगा, है ना? तो 40 से भी ज्यादा आएगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग ना 6.6 आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि सारे वो डेटा अगर आप देखो तो वहीं के वहीं है। तो ये हमारा 6.6 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और ये हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो आंसर कौन सा बनना चाहिए? सेकंड वाला, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा बराबर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। आंसर यही नहीं है क्या? यही होना चाहिए।
यही होगा ना। तो कभी भी अगर काइनेटिक एनर्जी देके लैम्डा पूछे ना तो ये फॉर्मूला तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा ये फॉर्मूले को सोचना चाहिए। समझ में आया ना, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। लिख लें, हाँ एक्सरसाइज 2 में 33 34 ये नहीं हुआ होगा, लिख लें। चलें, लिख लिया। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 33 ये समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये आपको नहीं आया होगा। हटा दूं, हटा दूं ना ये, देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है वो, जिस तरीके से N, L और M होते हैं उसी तरीके से 3 वैल्यूज डिफाइन कर दो, S, U, सेम लॉजिक के साथ, ठीक है, बट डिफरेंट वैल्यूज। S की वैल्यू कह रहा है वो, S की जो वैल्यू है 1 2 3 4 और कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। और S को हम किस तरीके से रिलेट करेंगे, N के तरीके से, दैट इज सेल नंबर, है ना। उसके बाद में जो हमारा T आ रहा है, T हमारा S स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, S स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, S स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और इसी तरीके से नो नेगेटिव वैल्यूज कह रहा है वो, नो नेगेटिव वैल्यूज। उसके बाद में U का वैल्यू माइनस में T प्लस 1/2 से प्लस का T प्लस 1/2, है ना, इंक्लूडिंग 0 इन इंटीग्रल स्टेप्स। ये आप समझते हैं, S प्लस T रूल इज डिफाइंड सिमिलर टू N प्लस L रूल। अब यहां पर एक बात समझो आप, जैसे सेल नंबर डिफाइन करते थे वैसे ही यहां पर N की जगह पर S है तो S इक्वल टू 1 डिफाइन कर दो। फिर S इक्वल टू 1 के लिए L की वैल्यू डिफाइन करते थे, कहां से कहां तक, 0 से N माइनस 1 तक। उसी तरीके से यहां पर T की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, देखो इधर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 0, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, है ना। उसने बोला है कि नो नेगेटिव वैल्यूज, अरे समझ आ रहा है ये, तो बस इतनी वैल्यू ले पाएंगे। T की A की वैल्यू जैसे वहां N इक्वल टू 1 के लिए L की A की वैल्यू आती थी दैट इज 0, इधर भी T की A की वैल्यू आ रही है 0। अब यहां पर U की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रल स्टेप्स में, तो माइनस में 0 प्लस 1/2 से प्लस का 0 प्लस 1/2, इंटीग्रल स्टेप्स मतलब एक एक जंप करते जाओ। तो T की U की वैल्यू T इक्वल टू 0 के लिए एक तो माइनस के हाफ डिफाइन हो जाएगी और एक प्लस हाफ डिफाइन हो जाएगी। ये बात समझ में आया। अब हम चलते हैं S इक्वल टू 2 के पास। S इक्वल टू 2 के पास जाएंगे तो T की वैल्यूज एक तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 आ जाएगी, और एक वैल्यू 0 आ जाएगी। बस T इक्वल टू 3 के लिए जो U की वैल्यू है, U माइनस L टू प्लस L इंक्लूडिंग 0 होता था ना,
उसी टाइप से यहाँ होगा। ये रखो आप, माइनस का 2 से प्लस का 2 तक जाएगी और इंक्लूडिंग 0, तो -2 -1 इंटीग्रल स्टेप्स मतलब 1 के जंप। ये t इक्वल टू 0 के लिए तो u हम जानते ही है, कहां से कहां तक, -½ और +½ ये कहानी बनेगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अब यहां पर अगर ये कहानी बन रही होगी तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन s इक्वल टू 2 एंड s इक्वल टू 3 सेल, तो s इक्वल टू 3 भी डिफाइन कर दो। s इक्वल टू 3 अगर हम डिफाइन करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 है ना। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बताओ यार, 5। 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये 0। अब यहां पर u का वैल्यू 8 रखो, यहाँ 8 + 1 तो 9/2। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी, माइनस का 9/2, माइनस का 7/2, इंटीग्रल स्टेप्स में चलना है ना, माइनस का 5/2, माइनस का 3/2, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2। समझ आ रहा है, प्लस का 3/2, प्लस का 5/2, प्लस का 7/2 और 9/2, इतनी वैल्यूज आएंगी। t इक्वल टू 5 के लिए -3 से +3 आएगा, तो t इक्वल टू 5 के लिए जो u का वैल्यू रहेगा वो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। देखो अगर इसके इंटीग्रल स्टेप्स में 0 आता तो हम 0 लेते, इसके इंटीग्रल स्टेप्स में 0 आ रहा है तो हमें लेना पड़ेगा। t इक्वल टू 0 के लिए तो डिफाइंड है ही, u इक्वल टू -½ और +½ ये कहानी बन रही है। तो यहां पर वो ये कह रहा है, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन s इक्वल टू 2 एंड s इक्वल टू 3 सेल। तो s इक्वल टू 2 याद करो, बिल्कुल n इक्वल टू 2 सेल होता था, उसी टाइप से s इक्वल टू 2 सेल है। ये क्या बता रहा होगा कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अरे m का वैल्यू यही बताता था ना कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते थे हम, 2। तो यहां पर भी वही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 14। अच्छा 4, हाँ तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो फिर कितने आ रहे हैं, 7। 7 का मतलब कितने, 28। तो 28 इलेक्ट्रॉन्स s इक्वल टू 2 में रख सकते हैं। अब क्या कह रहा है वो, s इक्वल टू 3। अब s इक्वल टू 3 के लिए देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 इंटू 4 76। तो इसका मतलब ये है कि s इक्वल टू 2 में आप रख सकते हो 28 और s इक्वल टू 3 में कितने रख सकते हैं, 76। मैं फिर से पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। देखो इधर सबसे पहले जैसे n होता था तो n के रिस्पेक्ट में l की वैल्यू कितनी लेते थे, 0 से n-1। m की वैल्यू कितनी लेते थे, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। यही लेते थे कि नहीं लेते थे, बस। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से जैसे s इक्वल टू 1 डिफाइन किया तो t की वैल्यू देखो कितनी डिफाइन हो रही है, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो a की वैल्यू डिफाइन हो रही है t इक्वल टू 0। उसके रिस्पेक्ट में u जितने डिफाइन होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने m की वैल्यूज डिफाइन होती थी उतने ही ऑर्बिटल होते थे। इसके अंदर जितने u की वैल्यू डिफाइन होंगी उतने ही ऑर्बिटल हो जाएंगे। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, अरे बोलो, है ना। इसी तरीके से s इक्वल टू 2 के लिए जैसे l की वैल्यू 0 और 1 होती थी, ऐसे ही इसने का t की वैल्यू 3 हो जाएगी और एक 0 हो जाएगी। तो u ये हो जाएगा, u ये हो जाएगा। ये बात समझ में आया। u की वैल्यू वो कह रहा है माइनस के t + 1/2 से प्लस के t + 1/2 इन इंटीग्रल स्टेप्स। तो इंटीग्रल स्टेप्स तो हमारा मतलब एक एक का जंप। जैसे मान लो इंटीग्रल स्टेप्स का मतलब हो गया, अगर -3 से +3 जाना है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और अगर -5/2 से +5/2 जाना है तो -5/2 -3/2 -1/2। इंटीग्रल स्टेप्स का मतलब एक एक का जंप। बात समझ में आएगा, कहा मैंने। तो इस तरीके से चलेगा। अब जितने भी, जैसे वो कह रहा है, जैसे हम कहते थे किसी भी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, 2n²। यही सीखा था ना हमने। 2n² का मतलब होता था कि ऑर्बिटल्स कितने रहे होंगे, n²। तो यहां पर भी अब ऑर्बिटल बताता कौन है, m की वैल्यू ही तो बताता है ऑर्बिटल। तो m का वैल्यू अगर ऑर्बिटल बताता है
तो जितनी m की वैल्यू होती थी उतने ऑर्बिटल होते थे, यहाँ पर जितनी u की वैल्यू होंगी उतने ऑर्बिटल होंगे। बात समझ में आया? लिखो जरा पहले।
क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया है ना। अब अपन 34 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच, देखो जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच s इक्वल टू 2 t इक्वल टू 3 फॉर एन, वो ये कह रहा है कि इसी लॉजिक से मुझे 24 एटॉमिक नंबर को भरना है। उसने ऊपर एक लाइन बोला जैसे हम n+l रूल लगाते थे ना, उसके अकॉर्डिंग 1s में भरते थे, फिर 2s में भरते थे, फिर 3s में, फिर 2p में भरते थे, फिर 3s में भरते थे। उसी तरीके से यहां पर आप कौन सा रूल लगा दो, s+t रूल। तो s+t रूल अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले देखो जरा, 1 + 0 इक्वल टू 1 ये आ रहा है, इसमें u की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो आप दो ऑर्बिटल बना दो, यहां ऐसा बना सकते हैं। अरे क्लियर है। उसके बाद में 2 + 3 इक्वल टू 5 आ रहा है, और 2 + 0 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो 2 + 3 इक्वल टू 5। अब 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। और ये हमारा कितने आ रहे हैं इसमें, 2, तो ये हो गया। अब अपन चलते हैं s इक्वल टू 3 पर, तो ये हमारा 3 प्लस, देखो इधर 3 प्लस, पहले तो 0 ही लिख लो, इक्वल टू 3, तो 3 + 0 में तो 2 ही आ रहे होंगे। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, वो मैं लिख दूंगा, जो तुम कहना चाह रहे हो कि इधर ही खत्म करो, हो जाएगा, ये कह रहे हो ना तुम। फिर नहीं, ये तो मैं s+t, जैसे n+l निकालते थे वैसे s+t निकाल रहा हूं। हाँ, s इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 0, s इक्वल टू 2 t इक्वल टू 3, s इक्वल टू 2 t इक्वल टू 0, ऐसे ही करके यहां पर ये हमारा s इक्वल टू 3 t इक्वल टू 0, तो 3 + 0 इक्वल टू 3 आ गया। s इक्वल टू 2 t इक्वल टू 5, तो 3 + 5 इक्वल टू 8 आ गया। इसके लिए कितनी वैल्यू आ रही है, 7, तो ये 7 बना दो, ये ऐसा। और एक और क्या है, s इक्वल टू 3 t इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास 3 + 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। 11 का तो बनाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, इसके अंदर, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, समझ में आया। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहां भर सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन यहां भर सकते हैं, 24 भरने हैं मेरे को। तो 24 में स्टार्टिंग यहां से होगी। वो ये कह रहा है कि s इक्वल टू 2 t इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3 का मतलब तो ये हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं रहा, 24 खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे ही भरते हैं ना, तो 24 खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका, 0। क्लियर है, समझ गए क्या कहा मैंने। जैसे n+l रूल वैसे ही एग्जैक्टली s+t रूल। क्लियर है क्या कहा मैंने। तो यहां पर आंसर 0 आना चाहिए। आंसर क्या है, 0। और बोलो, समझ गए, लिख ले। कैसे, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा वहां nlm वैसा यहाँ पे stu, और जैसा जितने u की वैल्यू आएंगे उतने ऑर्बिटल आएंगे। और ये तो हम जानते हैं ऑर्बिटल किसी का भी होता था, वहां 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे, यहाँ पर 4 भर देंगे। कौन सा, हाँ बता देते हैं ना, नहीं बता देते हैं, बता देते हैं।
वो ये बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ सब सेल्स इन विच द थर्ड सेल इज सब डिवाइडेड। तो थर्ड सेल कितने सब सेल में डिवाइडेड हो रहा है? 1 2 3, बस इतनी सी बात बोल रहा है वो। आंसर इसका 3 नहीं है क्या? जितनी टी की वैल्यू, जितनी एल की वैल्यू पॉसिबल होती थी उतने ही तो सब सेल होते थे। यहां पर जितनी टी की वैल्यू पॉसिबल होंगी उतने ही हो जाएंगे। हाँ चले आगे नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अ प्रोटॉन एंड Li+3 न्यूक्लियस आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल इफ लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिस्पेक्टिवली इज। तो कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि लैम्डा ऑफ Li+3 अपॉन में लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू x इंटू 10 की पावर -1 है, ठीक है ना? x इंटू 10 की पावर -1, तो x इंटू 10 की पावर -1 है, तो x बताना है कि क्या होगा, है ना? तो यहां पर देखो जरा, अगर हम लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा ऑफ Li+3 और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारे पास लैम्डा ऑफ Li+3 बाय द सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? H/mv। v पोटेंशियल होता है उसमें, v तो वेलोसिटी होती है। लैम्डा का मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जब वो पोटेंशियल की बात कर रहा है? तो ये नहीं बताया है, √2mqv। तो यहां पर लैम्डा ऑफ Li+3 बराबर H/√2 इंटू m कितना हो जाएगा? अब Li+3 है, अब प्रोटॉन का मास m मान लेंगे, है ना? जैसे प्रोटॉन अगर मैं लिखता तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बराबर H/√में में देखो वेवलेंथ के, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ रिलेशंस हैं। लैम्डा बराबर H/mv पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है 2πr बराबर n लैम्डा। तीसरा स्टेटमेंट है लैम्डा बराबर H/√में 2mqv या फिर 2mke काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को qb के बराबर भी लिख देते हैं। बात समझ में आया? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये H/√में ये हमारे पास 2m मास ऑफ प्रोटॉन, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? q। तो q के लिए प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा उसे प्लस ही होगा, +1 चार्ज होता है ना, इनटू में पोटेंशियल तो v लिख देते हैं। अब यहां पर देखो जरा, लिथियम का न्यूक्लियस हो गया, तो लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे टोटल 6 हो गए। यहाँ एक प्रोटॉन का मास m लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा? √2 इंटू 6 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज की बात करें, यहाँ कितना चार्ज आना चाहिए? 3 प्रोटॉन का चार्ज आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, 3 प्रोटॉन का चार्ज आएगा, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा? 3e इंटू में कितना आ जाएगा? v। अब इन दोनों का रिलेशन निकालना है, तो लैम्डा ऑफ Li+3 अपॉन में लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बराबर, करो जरा, H/में में ये कितना आ रहा है? 12 3 36, 36 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू E इंटू V, H/√में कितना आएगा? ये 2
इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई इंटू वी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, और ये अगर ऊपर पहुंच जाएगा तो ये एक साथ रूट में आ जाएगा, और ये जब रूट में आ जाएगा तो ये कितना आएगा, बस, अरे क्लियर है, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन में 18 डेट इज 1 अपॉन में रूट 18, तो 1 अपॉन में रूट 18 को कितना लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 का मतलब कितना हो जाएगा 3 रूट 2, तो ये हमारा 1 अपॉन में सॉरी 3 इंटू 1.414 कितना आ रहा है ये, इसने वैसे रिलेशन दिया था मास ऑफ Li प्लस 3 इक्वल टू 8.3 मास ऑफ प्रोटॉन दे रहा है ये, तो अगर ये 8.3, क्योंकि मैंने कितना लिखा है 6 टाइम्स लिखा है ना, तो जो दे रहा है वो फिर वही लगाओ, 8.3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो 8.3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखते हैं तो ये फिर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो जरा, ये हमारा ऊपर आएगा ये और अपॉन में ये, तो अंडर रूट में 2 अपॉन में 6 इंटू 8.3, और ये हमारे पास कितना आएगा 3, ये 25 आ जाएगा फिर तो, अंडर रूट में 8 इंटू 3 24, 24.9 25 ले लेंगे, तो ये हमारा 1/5 ले लो, 1/5 ले लो, तो वो 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर दो, तो 10 का, क्योंकि वो उस फॉर्म में जा रहा है, तो 10/5 इंटू में 10 की पावर -1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1, क्लियर है, 2 इंटू 10 की पावर -1, आंसर क्या है इसका 2 ही होगा ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख ले। कभी भी पोटेंशियल वगैरह की बात हो तो ऐसे ही करो,
आपको ये फॉर्मूला बताओ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के यही 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। कभी भी पोटेंशियल की बात इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हो और काइनेटिक एनर्जी निकलवा रहा हो तो फिर अंडर रूट में 150/v हो जाएगा। बात समझ में आया ना? देखो आप लोग थोड़ा पढ़ो, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जैसे पेपर बनाया जाता है तो आप लोग कम पढ़ते हो तो फिर पेपर भी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सरल दे दो। समझ में आ रहा है? लगता है ना ऐसा कि थोड़ा सरल ही दे दो, और सरल भी तुम्हारे लिए टफ होगा, है ना? तो थोड़ा सा पढ़ो, ज़्यादा ठीक रहेगा। आप डाउट्स पूछो। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा है आपने, एक्सरसाइज 2 का ये वाला जो अभी इससे पहले कराया मैंने, वो जेन्युइन डाउट है, वो पूछना ही पड़ेगा आपको। मतलब वो कोई भी अगर वहाँ पर जाएगा क्वेश्चन करने तो मुश्किल ही है आप पर बन पाए। और ऐसे अभी इसमें और भी क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि आप पे नहीं बनने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इतने दिन हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चला, 1 महीने चला है कम से कम, और 1 महीने में आपको मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना चाहिए। एक एक चीज आपको पूछ लेनी चाहिए। इतनी बार डिस्कशन होता है, उसमें आप कंप्लीट करो अपनी चीजें। बात समझ में आया ना? मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, है ना? करना आपको है, करोगे तो फायदा, और नहीं करोगे तो भी फायदा है ना? करोगे तो ज्यादा फायदा है, बस बात ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हटा दूं ना ये? देखो जरा, 27 26 हो गया बच्चों? 26 हो गया होगा ना? हाँ 27। कंसिडर एन इमेजिनरी आयन X 3 नेगेटिव, ये हमारा 22 है और ये हमारा 48 दिया हुआ है, ठीक है? The nucleus contains A% more neutrons than the number of electrons in the ion. चलो एक बात बताओ बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 22। आता है समझ? प्रोटॉन भी कितने होंगे? 22। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये कितने होंगे? 48, यही होंगे। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अगर 48 है तो यहां पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? सॉरी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 26। अब बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को कि इस पर इलेक्ट्रॉन इतने ही रहेंगे क्या? तो 25 हो जाएंगे। 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और रहे होंगे इस पे, जितना नेगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, ये तो जानते होंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 25। तो इलेक्ट्रॉन 25 है, न्यूट्रॉन हमारे पास 26 है। अब वो ये बोल रहा है कि the nucleus contains A% more neutrons than the number of electrons in the ion. तो percentage of neutron with respect to electron, यही कह रहा है वो, कितने ज्यादा है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यही है ना, इनटू 100। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 26 माइनस 25 डिवाइड बाय 25 इंटू 100। क्लियर है? समझ गए? तो ये आंसर कितना आ जाएगा?
4 आ रहा है ना? आंसर क्या है? 4 ही है ना? लिख लें। परसेंटेज इंक्रीमेंट हमेशा इसी तरीके से बता सकते हैं। एट 9 10 मतलब पैराग्राफ पूछ रहे हो आप। आपने सोडिंजर वेव इक्वेशन के नॉर्मल वाले क्वेश्चंस कर लिए? जैसे कि रेडियल नोड, स्पेरिकल नोड, ये सब तो अब आता ही होगा आपको, है ना? जैसे एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में, ये लिख लो आप, पहले लिख लो। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 20, वो क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इस टाइप के तो कर लिए होंगे ना। साई स्क्वायर आर के ग्राफ बनाना सिखाया है मैंने आपको। n माइनस एल माइनस 1 से क्या निकाल लेना होता है? रेडियल नोड। और फिर वो जितनी जगह कट करेगा वो हमें पता चल जाएगा। साई स्क्वायर आर का वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। साई आर का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। बात समझ में आया? और इसमें कोई क्वेश्चन दिया है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज 4 सेक्शन बी में, ये भी हो गया होगा, है ना? क्योंकि मैंने साई, अच्छा कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि रेडियल नोड बताओ मेरे को, तो आप कैसे आंसर दोगे? साई स्क्वायर आर इक्वल टू 0 कर देना। अरे यही तो सिखाया है। कभी भी अगर रेडियल नोड बताना है तो आपको क्या कर देना है? साई स्क्वायर आर इक्वल टू 0, उससे वैल्यू आ जाए। और साई स्क्वायर आर में जो कांस्टेंट वगैरह है उसको तो हटा दिया करो, सिर्फ जो मेन पॉलिनोमियल है वो सॉल्व होता है। अरे बोलो, सिर्फ और सिर्फ मेन पॉलिनोमियल जो होगा वो सॉल्व होगा। बात समझ में आया ना? एक तो ना थोड़ा सा, हाँ ऐसे बैठते हो जैसे खाना वाना पता नहीं खा के ही नहीं आए हो, कि मम्मी ने कहा है कि जब तक नंबर नहीं आएंगे तब तक खाना नहीं। हाँ, तो फिर मम्मी को बोल रहा, मम्मी फिर तो 2 साल। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना? क्या? अच्छा कल की टेंशन है? क्या टेंशन है बताओ जरा। हाँ, पेपर की टेंशन है क्या? कल क्या मतलब, समझा नहीं मैं। अच्छा पीटीएम है, तो अच्छा तो पेरेंट्स आएंगे तो अपनी फिर घर जाके थोड़ा हिसाब किताब होगा, ऐसा? अच्छा, आजकल तो पीटने वीटने का तो खत्म हो गया है ना? चल रहा है अभी? अच्छा, हाँ ये हटा देंगे नहीं तो इधर ही चालू हो जाए। हाँ नहीं, मेरे को लगता है कि आजकल मारने वारने का कार्यक्रम तो खत्म हो गया है। अच्छा चल रहा है अभी? अच्छा बढ़ गया है? अच्छा मैं बड़ा हो गया? नहीं, मैंने कभी ऐसे काम ही नहीं किए कि जिनमें मुझे पिटना पड़े। ऐसा काम ही नहीं किया मैंने, है ना? लेकिन ठीक है, छोटे में पिट भी सकते हैं। और ऐसे भी मैं तो बोलता ही हूँ कि स्टूडेंट की कोई इज्जत ही नहीं होती। 2-4 घल भी गए तो चलता है। हाँ, 2-4 से कुछ नहीं है, ज्यादा होता है।
अच्छा देखो टोटल 3 पीटीएम होती हैं, है ना? 3 बार के लिए तैयार रहो। हाँ, बहुत सिंपल सा है ना। मेंटली अगर प्रिपेयर रहते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। क्या दिक्कत है? वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? मेरे से क्या मेरे से मिलवा देना तो मैं बोल दूंगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ते। हाँ, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या बोल रहा है? अच्छा, स्कूल्स में भी तो आपको पीटीएम की आदत होगी। अच्छा, स्कूल में पीटीएम में नहीं जाते तो एक ही बार चलो वापस आते हैं। अभी मुझे लगा पेपर की टेंशन है। अच्छा, पेपर की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, सही बात है, पेपर हर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आ जाता है, तो इसकी आदत नहीं है अभी। पता नहीं क्या होगा। हाँ, खाना दोपहर में ही खा लेना। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है ये। फॉर He पॉजिटिव आयन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देखो जरा, अब ये क्वेश्चन पता है कैसे होगा? ऑप्शन से होगा सिर्फ और सिर्फ। हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ निकालने का नहीं कह रहे हैं ना वो। तो किससे होगा? ऑप्शन। फर्स्ट का फर्स्ट, तो फर्स्ट का फर्स्ट अगर हम देखते हैं 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल के अंदर साई एन एल एम, तीनों की बात कर रहा है वो। अगर तीनों की बात कर रहा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा रेडियल वेव फंक्शन भी आ जाएगा और एंगुलर वेव फंक्शन भी आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? लेकिन यहां पर तो मेरे को एंगुलर वेव फंक्शन में एस ऑर्बिटल के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई होता है ना? तो फर्स्ट का फर्स्ट इतना तो सही दिख रहा है मेरे को। अब हम चलते हैं एस के पास। समझ गए ना? 3 मैट्रिक्स वाला है ये। फर्स्ट का फर्स्ट और फिर एस, ये तीनों कॉम्बिनेशन सही है नहीं है? एस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेवल, तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो E4 माइनस E2 अपॉन में E6 माइनस E2, यही होगा। अब माइनस का 13.6 हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है वो। जेड स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस में कौन सा है? He पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर, है ना? 13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन में माइनस का 13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में 6 स्क्वायर माइनस में माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये भी गलत है ना? ये 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर आएगा और ये भी हमारा 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर आएगा, ठीक है ना? तो इसके अंदर बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू 1 आ जाएगी दोनों में, है ना? तो ये हमारा 13.6 तो कैंसिल ही हो गया। तो ये हमारे पास 1 माइनस ये 4/16 डेट इज 1/4 अपॉन में ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4/36 डेट इज 1/9। क्लियर है ये बात? अरे समझ आता है ना? डिफरेंस इन एनर्जी तो होता है। तो यहां पर ये आ रहा है हमारे पास कितना? 3/4 अपॉन में ये कितना आ रहा है? 8/9। तो ये आ रहा है हमारे पास 27/32, यही वैल्यू दी हुई है। तो ये मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। अब अपन सेकंड के क्यू के पास चलते हैं। तो 2s ऑर्बिटल पे n-l-1 लगाएंगे तो रेडियल नोड आएगा। तो r रेडियल नोड का मतलब एक रेडियल नोड है। तो सेकंड का सेकंड तो सही है। अब क्यू क्या कह रहा है? न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वही साई स्क्वायर आर की कुछ बात कर रहा होगा, है ना? मान लेते हैं, चलो ये टर्म हमको थोड़ी देर के लिए नहीं पता, ठीक है। अब हम तीसरे उस पर चले जाते हैं। फर्स्ट का थर्ड का आर, तो फर्स्ट के थर्ड के आर की अगर हम बात करते हैं
तो यहां पर साई एन एल एम तीनों की बात कर रहा है और एस ऑर्बिटल है तो थीटा नहीं आ सकता यहां। अरे बात समझ में आ रही है? अगर एस है तो थीटा नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर क्या है इसका? हाँ सी है ना। समझ गए कैसे करना है इसको? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ऑर्बिटल विच आर गिवन इन कॉलम 1 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब तो कर सकते हो आप, एक बार दिमाग लगा लेना, बन जाएगा। समझ में आया ना? मैट्रिक्स से 3 वाला पहली बार जेई के अंदर ये 2000 कौन सा है 17 में आया था। आसान क्वेश्चन है ये, बन गया था बच्चों पर भी, है ना? ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर, बना लोगे ना। कई बार जब भी करेक्ट और इनकरेक्ट की बात किया करे ना, आपको मान लो एक ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, तब भी क्वेश्चन कर दोगे आप, चारों ऑप्शन पर जाया करो आप। समझ में आया? एग्जैक्ट करेक्ट है, एग्जैक्ट इनकरेक्ट जरूर दिख रहा होगा। ये लो आगे चलते हैं। मैं ना एक टर्म और सिखा देता हूं आपको। आइसोटोप्स वैसे लिखवा दिया था मैंने, लेकिन इसमें 4-5 हैं तो एक साथ सारे लिख लेते हैं। आइसोटोप्स लिखो। चलो, आइसोटोप से पहले एक बात तो हमें ये समझ में आती है, एक्स जेड ए, है ना? ये क्या है? ये है एटॉमिक नंबर और ये है मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल स्पीसीज में होता है ना? और बच्चों मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ, ये हम लिख सकते हैं ऑलवेज, हमेशा होता है ना। न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब समझते हैं, कोई चार्ज ना आना, है ना? और नंबर ऑफ मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है? समझ गए, है ना? ये कहानी बन जाएगी। अब जैसे आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप्स होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि 1H1 1H2 1H3, है ना? तो यहां पर देखो एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है तीनों में, मास नंबर डिफरेंट आ रहा है। ये बात समझ में आया ना बच्चों? इसको तो हाइड्रोजन ही कहा जाता है,
है ना, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम, इसको क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम, और इसको क्या कहा जाता है, ट्रीटियम। और ये जो ट्रीटियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसके, जैसे कि 6C12, 6C13 और 6C14। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, लिखो पहले ये। लिख लिया। आइसोटोप्स का उल्टा होता है बच्चों आइसोबार। आइसोटोप्स का उल्टा क्या होता है, तो आइसोबार के अंदर सेम ए बट डिफरेंट, बोलो, है ना। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो जैसे 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40, ये हमारे क्या हो जाएंगे आपस में, आइसोबार्स। बात समझ में आया क्या कहा मैंने, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोबार्स। लिख लें, मेनली वो याद रखो, क्या कहते हैं अपना डेफिनेशन, समझ में आया ना। मतलब आइसोटोप्स का उल्टा होता है क्या, आइसोबार्स। वन H3 2 He3। नेक्स्ट लिखो आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स
atoms having same न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सेम होनी चाहिए, ये बात समझ में आ रही है? दैट इज आइसोटोन्स। देखो इधर, इसको आइसो न्यूट्रॉनिक भी कह दिया जाता है। आइसो मतलब सेम होता है ना? तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? आइसो न्यूट्रॉनिक। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। 1H3, 1H3 में न्यूट्रॉन देखो जरा कितने हैं? प्रोटॉन 1 है बच्चों, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 2। इसके साथ में ले लो आप 2He4, 2He4 लोगे, प्रोटॉन कितने हैं? 2, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोटोन्स। अरे क्लियर है? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोटोन्स, है ना? और 19K39 और 20Ca40, इन सारे एलिमेंट्स को अभी आप पीरियोडिसिटी में जानोगे। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 19, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। क्लियर है? यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 20, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। क्लियर? ये कहानी बन जाएगी। चले, नेक्स्ट टर्म आइसोडाइपर्स। atoms having same न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम आ जाए। फाइव बी 11 ये, इसमें देखो आप, प्रोटॉन कितने हैं बच्चों इसके अंदर? 5, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। दिख रहे हैं ना? तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितने हैं? 1। यहां पर अगर हम इससे बात करते हैं, प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 7, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन है 1। क्लियर है? दैट इज आइसोडाइपर्स। नेक्स्ट लिखो, ये लिख लो आप पहले इस चले आगे, लिख लिया? नेक्स्ट
आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है, लिखो। लिखो, they are the molecules having same number of atoms and electrons, same number of atoms and electrons। जैसे कि बच्चों इसमें N2O और CO2 ये दोनों को आपस में आइसोस्टर्स कहा जाता है। इन दोनों को आपस में क्या कहा जाता है, आइसोस्टर्स। क्यों कहा जाता है, देखो इधर, इसके पास में एटम कितने हैं, 3 एटम दिखते हैं, 2 नाइट्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। इसके पास में एटम कितने हैं, 3। एटम सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन देखो, एक नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और एक ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 8, और एक कार्बन पे कितने होते हैं, 6। नहीं पता तो याद कर लो। तो यहां पर एक नाइट्रोजन पे 7 है, तो 2 नाइट्रोजन पे 2 × 7 प्लस 1 × 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इस पर, 14 और 8 22। यहां पर अगर हम बात करते हैं 1 × 6 प्लस 2 × 16 और ये कितने हो गए, 22। दैट इज आइसोस्टर्स, लिख लें। तो इनकी डेफिनेशन से याद रखें, फिर तो अपने आप हो जाएगा। चले आएंगे लास्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लिखो एक लाइन, दे आर atoms, molecules or ions। They are atoms, molecules or ions having same number of electrons, having same number of electrons। देखो इधर, जैसे O2 नेगेटिव, देखना N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव है। यहां पर ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 = 10। नाइट्रोजन पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 नेगेटिव मतलब 3 और आ गए। अरे बोलो, यहां पर 8 + 2 = 10 और यहां पर 9 + 1। ऐसे स्पीसीज जिन पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, डेट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बात समझ में आया, समझ गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ये तो समझते हैं ना, 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अरे बोलो, F नेगेटिव में 9 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, एक और ले लिया। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं इसका, H2O और NH3। हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1,
है ना। तो यहां पर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 10। यहां पर 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 10। डेट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है, समझ गए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसे स्पेसेस जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। लिख लें, कुछ के इलेक्ट्रॉन्स याद ही कर लो ना, एटॉमिक नंबर वैसे पीरियोडिक टेबल में आ ही जाएगा ये सब, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लिख लें।